हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस वाई दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो यहाँ पे अपना जो सेशन है जिसमें अपन लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज, उसी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें अभी अपन लोग स्थल मंडल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। 2-3 सेशन इसके हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पर जा करके देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती, यानी कि जो पृथ्वी है अपनी वो अभी कैसी है, कहीं पे गलित अवस्था में, कहीं पे बिल्कुल पिघली हुई है, तो कहीं पर ठोस है। अगर ऐसी ना हो करके वो कैसी होती, बिल्कुल एक ठोस भाग होती, तो क्या होता? भूकंपी लहरें असमान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती, या फिर जो भूकंपीय लहरें होती हैं समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती, या फिर भूकंपीय लहरें असमान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती, या फिर भूकंपीय लहरें समान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती। तो यहाँ पे आप लोग का कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो पृथ्वी है अगर होती कैसी, ठोस होती, ठोस होने पर क्या होना था, तो जो आपकी भूकंपीय लहरें होती हैं, भूकंपीय लहरें कौन कौन सी होती हैं, पी, एस और एल, ठीक है। इनको आप लोग प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एवं लब वेव्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों वेव्स हैं जो कि भूकंपीय लहरें हैं, समान गति से पृथ्वी के कोर तक, जो आप लोगों का 6371 किलोमीटर तक का जो भाग होता है पृथ्वी का, वहाँ तक की बात कर रहा है ये, एक सीधी रेखा में ये पहुँच जाती हैं। कहीं पर ये क्या होती हैं, इस तरीके से चलती हैं ना आप लोगों की, जैसे ये आपकी PSL है, इस तरीके से ये तरंगे जाती हैं, बीच में भाग रह जाता है, ठीक है। इस तरीके से न जा करके ये सीधी चली जाती। कब? जब पृथ्वी आपकी ठोस होती। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा। और इसमें आप लोगों का एक 43 नंबर का जो क्वेश्चन था लास्ट वाले सेशन में, उसमें मैंने क्या था, बोला तो सही था लेकिन पता नहीं कैसे दिमाग ने थोड़ा सा चेंज कर दिया आंसर। उसमें आप लोग बी कर लेना, मैंने उसमें सी लगा दिया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। यदि पृथ्वी की बनावट सर्वत्र समान घनत्व वाली चट्टानों से होती तो इन तीन लहरें PSL, इनका वेग क्या होता, सर्वत्र समान होता, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। विभिन्न गहराई पर जाने पर इनकी गति में पर्याप्त अंतर मिलता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे निम्न दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है, कहाँ पे है ये आपका स्थेनोस्फीयर, बाहरी और आंतरिक कोर के बीच में है, ऊपरी और निचले प्रवार के बीच में है, निचले प्रवार के ठीक ऊपर है, या फिर ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर है, या फिर महासागरीय परपटी के ठीक ऊपर। अगर आप लोगों को पता है कि जो स्थेनोस्फीयर पार्ट है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो वो कहाँ पे है, किस किस के बीच में है। तो देखिए ये किसके बीच में है, सियाल और सीमा के बीच में है। तो ये जो आपका एस्थेनोस्फीयर वाला पार्ट हो जाएगा वो ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए। दुर्बलता मंडल ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर स्थित होता है। परपटी जो है वो दो परतों से मिलकर के बनी होती है। दो परत कौन सी हो जाएंगी, सीमा होती है और दूसरी आपकी सियाल होती है। सीमा यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सियाल यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। परपटी मेंटल का सबसे ऊपरी भाग दोनों मिलकर दुर्बलता मंडल, जो आपकी परपटी होती है क्रस्ट और दूसरा पार्ट आपका मेंटल होता है, ये दोनों भाग मिलकर क्या बनाते हैं, दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर का एक ऊपर का कठोर इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे कि स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। और यही जो आपका एस्थेनोस्फीयर है ये तैर रहा होता है किस पर, सीमा पर। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। निफे आप लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं, निकिल प्लस फेरस होता है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निकिल एवं लोहा की यहाँ पे प्रधानता होती है। चलिए आगे बढ़िए, इसमें ज़्यादा समझाने का था नहीं, इसलिए फटाफट से इसका आंसर कर लीजिए। चलिए, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये वाला क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन।
निम्नांकित में से किसके मध्य पाया जाता है? ऊपरी क्रोड एवं निचले क्रोड के मध्य में, मेंटल एवं क्रोड के मध्य में, ऊपरी मेंटल एवं निचले मेंटल के बीच में, परपटी एवं मेंटल के बीच में। आप लोग को अगर आंसर आ रहा है फटाफट से कोमोरेगुल याद कीजिए और आंसर कीजिए। तो जो आपका गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है वो किसके बीच में पाया जाता है? मेंटल एवं क्रोड के बीच में पाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे आपको देखिए एक बार फिर से ये दिया गया है, ये डिसकंटिन्यूटी के ऊपर ये आपका क्रस्ट वाला एरिया हो गया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, मेंटल और ये आपका कोर एरिया। ठीक है, आउटर इनर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ मेंटल और कोर दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़िए। बेसाल्ट सागर परपटी का औसत घनत्व कितना होता है? 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर 2.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, 2.90 यानी कि 90 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, या फिर 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो जो आपकी बेसाल्ट सागर की परपटी होती है उसका जो औसत घनत्व होता है वो 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। और अभी आप लोगों का आरपीएससी एग्जाम है शायद 18 को, तैयारी कैसी चल रही है बताइएगा। सागरी प्लेट का निर्माण प्रमुखतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो से हुआ है, क्योंकि इन तत्वों में फेरस एवं मैग्नीशियम जैसे तत्वों की अधिकता पाई जाती है। अतः सागरी प्लेट का निर्माण अधिक घनत्व वाले तत्वों से होने के कारण इनका घनत्व महाद्वीपीय प्लेटों से ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि घनत्व ज़्यादा किसका होता है, महाद्वीपीय प्लेट का या फिर महासागरी का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? महासागरीय प्लेटों का घनत्व ज़्यादा होता है। आगे बढ़िए। महाद्वीपीय प्लेटों का निर्माण ग्रेनाइट सेलों से होता है। ये सेलें प्रमुखतः एल्यूमिनियम एवं सिलिकेट से निर्मित होती हैं, जिसमें फेल्सपार की प्रधानता होती है। महाद्वीपीय प्लेटों का औसत घनत्व 2.75 से लेकर के 2.9 होता है। इस घनत्व को भी याद रखिएगा, साथ में आप लोग सागर का भी याद रखिएगा। आगे बढ़िए। नतिलंब के संदर्भ में नति की दिशा हमेशा निम्नलिखित में से किस कोण पर होती है? न्यून कोण पर, अधिक कोण पर, समकोण पर, या फिर ऋजु कोण पर। तो जो आपका नतिलंब बनता है उसका जो कोण होता है हमेशा समकोण पर बनता है। किस पर बनता है? समकोण पर बनता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। कितने डिग्री का कोण बनता है ये भी याद रखिएगा। 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है। जो समकोण होता है वो 90 डिग्री का ही होता है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से निम्नावलन पैदा होता है? परपटी विभजन की वजह से, परपटी मुड़ने की वजह से, निमज्जन की वजह से, या फिर उमज्जन की वजह से। तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? जो निम्नावलन की प्रक्रिया होती है, बलन की बात कर रहे हैं फोल्डिंग की, तो ये आपके क्या होता है? जब परपटी मुड़ती है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। संवलन का प्रभाव दूर तक विस्तृत क्षेत्रों में होता है। इसके अंतर्गत भूतल या फिर विस्तृत भाग या तो ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे धंस जाता है। जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल के बीच का भाग गुम्मद के आकार में ऊपर उठ जाता है तो उसे उत्संवलन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इस तरीके से जो आपका ऊपर उठ गया, ये वाला पार्ट जो ऊपर उठा है इसको बोला जाता है उत्संवलन या फिर अपवार्प कहते हैं। ठीक है, और जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धंस जाता है या फिर बेसिन गड्ढे का निर्माण होता है तो उसको अवसंवलन या फिर डाउन वाप्स कहते हैं। यानी कि इस तरीके से जो आपका नीचे धंसा हुआ भाग हो जाएगा ये वाला, तो ये कौन सा होता है? डाउन वाप होता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आनत सेल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहते हैं? अपनति, नति, या फिर अभिनति, या फिर नतिलंब। तो ये जो आपकी आनत सेल स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है नतिलंब कहा जाता है। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसकी व्याख्या देख लीजिए क्या होती है। अपनति क्या होती है? एंटीक्लाइन अंतर्जात बल के कारण क्षैतिज संचलन द्वारा चट्टानों के स्तरों में सिकुड़न के कारण उत्पन्न बलन का जो
भाग ऊपर उठ जाता है उसको अपनति कहते हैं। जो अभी अपन लोगों ने अपवाप्स पढ़ा था वही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सिंक्लाइन है, क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न बलन का जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है उसको, ये आपका एंटीक्लाइन सिंक्लाइन क्या होता है, ये आप पार्ट आपका एंटीक्लाइन है, ये पार्ट आपका सिंक्लाइन है, ठीक है। चलिए नति देख लीजिए। नति क्या है, परतदार या फिर रूपांतरित चट्टानों के स्तर प्राय क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाते हुए क्षैतिज रेखा के साथ झुके रहते हैं और इस तरह के झुकाव को स्तर का नति या फिर डिप कहा जाता है, ठीक है। जो झुके हुए पार्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, नति या फिर डिप कहते हैं, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, चट्टानों के प्रकार और उनकी विशेषताएं, ठीक है। यहाँ से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। मूल चट्टानें दी गई हैं और उनके रूपांतरित चट्टानें कौन सी बनती हैं ये दिया गया है, तो आप लोग को ये तो आता होगा। चलिए लगाइए फटाफट से। लाइमस्टोन का जब रूपांतरण होता है तो कौन सी चट्टान बनती है, सैंडस्टोन, शेल एवं ग्रेनाइट। तो देखिए जब लाइमस्टोन का रूपांतरण होता है तो बनती है संगमरमर, ठीक है। सैंडस्टोन से बनता है क्वार्टजाइट, शेल से बनता है स्लेट और ग्रेनाइट से बनता है सिस्ट, ठीक है। 2 1 4 3 यहाँ पे आपका ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। ज़्यादा वो है तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। लाइमस्टोन से संगमरमर बनता है, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट, शेल से स्लेट बनता है, ग्रेनाइट से नीस बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान है, केवल आग्नेय है, केवल रूपांतरित है, आग्नेय और रूपांतरित दोनों है, या फिर आग्नेय और अपसादी है। जो आपकी ग्रेनाइट चट्टानें हैं ये किस प्रकार की होती हैं, बताइए, आंसर कीजिए। तो जो आपकी ग्रेनाइट चट्टानें हैं 2 प्रकार की होती हैं, आग्नेय और रूपांतरित दोनों प्रकार की चट्टानें ग्रेनाइट होती हैं, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए क्या क्या दिया गया है इसमें। ग्रेनाइट आग्नेय और रूपांतरित दोनों प्रकार की चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टान को स्थिति के अनुसार इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला होता है बहिर्वेदी या फिर बाह्य आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है आंतरिक या फिर अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान, ठीक है। अंतर्वेदी चट्टानों के अंतर्गत पाताली चट्टानें एवं मध्यवर्ती चट्टानें आती हैं जो आपके जमीन के अंदर होती हैं, ठीक है। ग्रेनाइट पाताली आग्नेय चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है। ग्रेनाइट का उपयोग भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है। जब आप किचन वगैरह बनाते होंगे तो जो सबसे अच्छा पत्थर माना जाता है वो ग्रेनाइट का ही माना जाता है, जिसकी सिल वगैरह अपन लोग बनाते हैं। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है, कोयला है, शेल है, स्लेट है एवं पोटास है। तो जो अपसादी चट्टान का उदाहरण नहीं होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये आपका स्लेट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए इसकी भी व्याख्या। स्लेट अपसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है, जबकि कोयला, शेल एवं पोटास अपसादी चट्टानों के ही उदाहरण है। अपसादी क्या होता है, इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के समूहन के फलस्वरूप होता है। कैसे इनका समूहन होता है, इनका जो आपकी हवाएं चलती हैं और आपके जो नदियां बहती हैं इनके द्वारा जो चट्टानें होती हैं उनको उड़ाकर बहाकर दूसरी जगह पर निक्षेपित कर देना अवसाद के रूप में। ये यहाँ पे जो चट्टानें बची, ये जो चट्टानें होती हैं उनको अवसादी चट्टानें कहा जाता है, ठीक है। अवसादों के समूहन के फलस्वरूप होता है। यह चट्टान भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं। यद्यपि भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग अवसादी शैल से आवृत है। शेष 25% भाग पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं तथा भूपृष्ठ यानी जो क्रस्ट की बनावट है इसमें इसका योगदान केवल 5% ही है। ये बात किसकी कर रहा है, अवसादी की। जबकि 95% भाग आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के द्वारा बना हुआ है। आगे बढ़िए। पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है, शैलों का, पशुओं का, वनस्पति का या फिर मौसम का। तो जो आपका पेट्रोलॉजी है ये किसका विज्ञान हो जाएगा, शैलों का विज्ञान होता है पेट्रोलॉजी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इसकी व्याख्या देख लीजिए।
पेट्रोलॉजी जो है सेलों का विज्ञान होता है। एक पेट्रोशास्त्री सेलों के विभिन्न रूपों का अध्ययन करता है, जैसे कि खनिज की संरचना, बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थल, परिवर्तन, दूसरी सेलों के साथ में संबंध। ये कौन करता है? जो आपका पेट्रोशास्त्री होता है। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय, अवसादी एवं रूपांतरित। पेट्रोलॉजी के में सेलों के चक्र, निर्माण एवं स्वरूप की अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। यानी कि जो चक्र चलता है, किस तरीके से सेल बनती हैं, कौन सी सेल हैं, इन सभी का अध्ययन जो किया जाता है वो पेट्रोलॉजी में किया जाता है। आगे बढ़िए। अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को कहा जाता है लेकोलिथ, सिल, डाइक या फिर बैथोलिथ। तो जो सबसे अधिक गहराई पर बनती है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? बैथोलिथ होती है। इनका क्रम याद रखिएगा: बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सिल और नेक। ठीक है, ये क्या होता है? इनका क्रम होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, जरूरी है। अत्यधिक गहराई में तथा परत में जमने वाले मैग्मा को बैथोलिथ कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय गर्म एवं तरल जो मैग्मा होता है ऊपर उठता है, परंतु धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जाकर जम जाता है, ठोस रूप ये धारण कर लेता है। तो ये जो जमा हुआ मैग्मा होता है, इससे क्या होता है? सेलों का निर्माण होता है। उन्हें मध्यवर्ती सेल कहते हैं। इनका निर्माण धरातल की सतह के नीचे होता है, जिनसे कई प्रकार की स्थलाकृति बनती हैं, जैसे आपकी बैथोलिथ बन गई, फैकोलिथ बन गई, लोपोलिथ है, डाइक है, सिल है, नेक है। ये सभी जो चट्टानें बनती हैं या फिर आकृति बनती हैं, ये धरातल के नीचे बनती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? WM डेविस के द्वारा, GK गिलबर्ट के द्वारा, JK हट्टन के द्वारा या फिर JW पॉवेल के द्वारा। तो जो चट्टान चक्र की अवधारणा है ये प्रस्तुत की गई थी जेम्स हट्टन के द्वारा। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। चट्टान चक्र की अवधारणा को जेम्स हट्टन ने प्रस्तुत किया था। हट्टन प्रथम विचारक थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी के इतिहास में चक्रीय व्यवस्था का प्रतिपादन किया। इस चक्र की पुनरावृत्ति होती रहती है। जेम्स हट्टन ने कहा कि न तो आदि का पता है न अंत का भविष्य है। ये वाला आप लोग स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा। यहाँ से इनके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन बंधे हुए क्वेश्चन है। जैसे आपका ये वाला एक वर्तमान भूत की कुंजी है और एक यहाँ पे एक रूपतावाद। ठीक है, इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन इनके ज़्यादा पूछे जाते हैं। जेम्स हट्टन ने आकस्मिकवाद का विरोध किया, एक रूपतावाद का प्रतिपादन किया और कहा वर्तमान जो है वो क्या है? भूत की कुंजी है। जैसा अपन लोग आज को देखने को मिल रहा है वैसा ही पिछले समय में भी था, यानी कि जो आपका पास्ट निकल चुका है उसमें भी यही था। सामान्यतः इसमें कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? बेसाल्ट है, सेल है, सिलिका है या फिर मैग्नीशियम है। तो क्या पाया जाता है जो कि परतदार चट्टानों में पाया जाता है? तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिलिका है। ठीक है, क्या हो जाएगा? जो परतदार चट्टानों में पाई जाती है वो क्या हो जाएगा? सिलिका हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। सामान्यतः परतदार चट्टानों में सिलिका पाई जाती है। ये चट्टानों को संगठित कर परतों को आपस में जोड़ने में मदद करती है। अवसादी चट्टानों का निर्माण विखंडित ठोस पदार्थ, जीव जंतु एवं जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जमाव से परतों के रूप में होता है। ठीक है, लेयर्स बन जाती हैं। धरातल का 75% भाग परतदार चट्टानों से ढका हुआ है। शेष 25% भाग पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। यद्यपि अवसादी चट्टानों के भूपटल के निर्माण में योगदान मात्र 5% है। शेष 95% जो है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में है। यह भी अपन लोगों ने पहले भी किया हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कॉन्ग्लोमरेट में, ग्रेनाइट में, सेल में या फिर बलुआ पत्थर में। तो कहाँ पे आप लोगों के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो वो कौन सी चट्टान हो जाएगी? जीवाश्म रहित चट्टान, वो आपकी ग्रेनाइट हो जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी भी व्याख्या देख लीजिए। ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ग्रेनाइट एक आग्नेय सेल है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसी समय से पृथ्वी के ठंडा होने से इस चट्टान का निर्माण होने लगा था, जबकि प्रारंभ में पृथ्वी पर जंतुओं एवं वनस्पतियों का आविर्भाव नहीं हुआ था।
आग्नेय चट्टानों का निर्माण तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होकर जमकर ठोस होने से हुआ, यानी कि जली चट्टानें जब जली, उनको गर्म हुआ, पिघलने के बाद में जमने लगी, जमने के बाद में वो ठोस हो गई। अतः अत्यधिक उष्णता के कारण जीवावशेष नष्ट हो जाते हैं। इस कारण आग्नेय चट्टान में जीव जंतुओं एवं वनस्पति के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, जलकर ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन एक मृदा परिच्छेदिका के स्तरों को प्रदर्शित नहीं करता है? O, C, R और M। तो कौन इसमें प्रदर्शित नहीं करता है? तो वो आपका M हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी भी व्याख्या देख लीजिए। कौन कौन से मृदा संस्तर होते हैं ये देख लीजिए। वास्तविक मृदा यह मिट्टी का ऊपरी भाग होता है, इसे O से प्रदर्शित किया जाता है। इस भाग में जीवांश की मात्रा अधिक होती है। दो भाग इसके होते हैं, A और B। ठीक है, अब होती है अब मृदा, इसे C स्तर कहते हैं। तीसरे नंबर पर आती है आपकी क्षितिज अधः शैल स्तर, इसको D और R स्तर कहते हैं। यह निचला स्तर है, इसमें चट्टान अपनी प्राकृतिक व स्थिर अवस्था में होती है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान परतदार चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, शैल, खड़िया एवं क्वार्टजाइट। तो कौन सी है जो कि परतदार चट्टानें नहीं होती हैं? तो यहाँ पे आप लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वार्टजाइट है जो कि आपकी कैसी है, परतदार चट्टान नहीं होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए, कौन कौन सी आपकी चट्टान कैसी हैं। क्वार्टजाइट एक रूपांतरित चट्टान है। उच्च ताप एवं दाब दोनों के प्रभाव से एवं ऊंचे ताप की वाष्प एवं जल की रासायनिक क्रियाओं से आग्नेय और अवसादी चट्टानों के मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बनी चट्टानों को कायांतरित चट्टानें कहा जाता है। आग्नेय शैलों से जो रूपांतरण में बनी शैलें होती है उनको देख लीजिए। ये आपकी आग्नेय शैलें हैं और इनका रूप परिवर्तन हुआ है, ये वाली शैल बन गई। ग्रेनाइट से बनती है नीस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसाल्ट से बनती है एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट से सिस्ट बनती है, ग्रेवो से सर्पेंटाइन बनती है। ठीक है, अब जो अवसादी चट्टान है इनका रूप परिवर्तन हुआ, इनसे क्या बनता है, क्ले एवं सेल से बनता है स्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और भी हैं ऊपर, इनको भी देख लीजिए क्या क्या बनता है। चौक एवं डोलोमाइट से संगमरमर बनता है, बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, कॉन्ग्लोमरेट से क्वार्टजाइट बनता है। और जो आपके रूपांतरित चट्टान हैं इनका फिर से रूप परिवर्तन होता है, फिर से शैलें बनती हैं, तो इनको भी देख लीजिए। स्लेट का जब परिवर्तन होता है तो उससे फाइलाइट बनती है, और फाइलाइट का जब परिवर्तन होता है तो उससे सिस्ट बनता है। ठीक है, इन सभी को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका जब जो पीजीटी टीजीटी क्वेश्चन पेपर होते हैं इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट एवं सिस्ट। तो अभी आप लोगों ने रूपांतरित चट्टानें पढ़ी हुई हैं, इनमें से आपकी ग्रेनाइट जो है वो कैसी है, रूपांतरित चट्टान नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से वही चट्टानें दी गई हैं। आग्नेय चट्टानों में आपकी ग्रेनाइट हो जाएगी, बेसाल्ट हो जाएगी, पेग्माटाइट हो जाएगी, डायोराइट है, ग्रेवो है, ये आपकी आग्नेय चट्टानें हो जाएंगी। अवसादी में क्ले, सेल, चूना पत्थर, चौक, डोलोमाइट, बालू का पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट, ये आपकी अवसादी चट्टानें हो जाएंगी। रूपांतरित में संगमरमर है, नीस है, सिस्ट, स्लेट, क्वार्टजाइट, सर्पेंटाइन, एम्फीबोलाइट, ये चट्टानें आप लोगों के रूपांतरित हो जाएंगी। चट्टानों को इतना आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग का जो स्टेट एग्जाम होता है वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से भूमिगत जल का कौन सा स्रोत अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है? नैसर्गिक कोनेट जल, महासागरीय जल, मैग्मज, जुवेनिल जल या फिर आकाशीय जल। तो जो आपका भूमिगत जल का कौन सा स्रोत है जो कि अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है? आंसर कीजिए अगर आप लोगों को पता हो तो ये आपका नैसर्गिक यानी कि कोनेट जल होता है जो कि अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। नैसर्गिक कोनेट जल भूमिगत जल का स्रोत होता है जो कि अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। धरातल के नीचे चट्टानों के छिद्रों और दरारों में स्थित जल को भूमिगत जल कहते हैं। यह जल अत्यधिक स्वच्छ होता है और इसे कुओं, ट्यूबवेल एवं हैंड पंपों द्वारा प्राप्त किया जाता है।
यह जल अधिकतर स्वच्छ होता है तथा इसका प्रयोग सीधे किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानों का निर्माण कार्बनिक पदार्थों से हुआ है? चूना पत्थर का, सेंधा नमक का, सेल का या फिर जिप्सम का? तो इनका जो कार्बनिक पदार्थों से निर्माण हुआ है अवसादी चट्टानों का, वो कौन सी चट्टान हो जाएगी? वो आप लोगों की चूना पत्थर है जो कि अवसादी चट्टान है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग देख लीजिए क्या होता है अवसादी चट्टान। वैसे अभी अपन लोगों ने अवसादी चट्टानों को पढ़ लिया है, फिर भी एक बार और देख के चलते हैं। अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसादों के समूहन के फलस्वरूप होता है। वास्तव में चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होते जाने से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी सेल परतदार रूप में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों में जीवावशेष एवं वनस्पतियों के समूहन होने से इनमें जीवावशेष पाए जाते हैं। चूनेदार सेलों का निर्माण जलाशय, झील, सागर में जीवों के अस्थिपंजर तथा वनस्पतियों के भाग से होता है। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर का निर्माण प्रवाल के अस्थिपंजरों के अवशेष के द्वारा सागरों में परतों के रूप में तलछटीय होता है। ठीक है, ये कहाँ किससे बनता है चूना पत्थर? ये आपके लाइमस्टोन से बनता है, प्रवालों से बनता है। ठीक है, प्रमुख अवसादी सेल बालू का पत्थर हो जाएगा, कॉन्ग्लोमरेट है, चिका मिट्टी है, सेल है, लोयस है, चूने का पत्थर है, कोयला, पीट, खरिया मिट्टी, सेल खरी, नमक एवं चट्टान। नमक की चट्टान ये कैसे होते हैं? सभी अवसादी सेल के उदाहरण हैं, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो आपकी चट्टानें हैं मूल चट्टानें और उनका रूप परिवर्तन हुआ है वो कौन सी चट्टानें हो जाएंगी? तो इनको आप लोग देख लीजिए। ग्रेबो है, अब्रक है, सेल है एवं चूना पत्थर है और इनका परिवर्तन हुआ है स्लेट, संगमरमर, सर्पेंटाइन एवं सिस्ट में। तो चलिए मैच कीजिए फटाफट से कौन सी चट्टान किसके द्वारा बनी हुई है। तो जो ग्रेबो है, ग्रेबो के द्वारा बनती है आप लोगों की सर्पेंटाइन। ठीक है, अब्रक, अब्रक के द्वारा आप लोगों का सिस्ट बन जाएगा, सेल से बनता है आपका स्लेट और चूना पत्थर से संगमरमर बनेगा। ठीक है, 3 4 2 1 ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे 3 4 2 1 यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 3 4 1 2 होना चाहिए। सॉरी, एक मिनट यहाँ पे फिर से लगा लीजिए। मैंने भी ग्रेबो है, ग्रेबो से आपका सर्पेंटाइन बनता है, 3 हो जाएगा। अभ्रक से आपका सिस्ट बनता है, 4 हो जाएगा। सेल से आपका स्लेट बनता है और चूना पत्थर से आपका संगमरमर बनता है। ठीक है, 1 2 हो जाएगा। चलिए इनको लगा लीजिए। ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो ए हो रहा है। ठीक है, ए हो जाएगा, 3 4 1 2। चलिए कौन कौन से परिवर्तन हो रहा है मूल चट्टानें इनको देख लीजिए। वैसे आप लोगों ने देख रखी हैं ये। ग्रेनाइट से नीस बनता है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनता है, बेसाल्ट से सिस्ट बनता है और इसके बाद में चौक से आपका डोलोमाइट बनता है। चौक एवं डोलोमाइट से संगमरमर बनता है। बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है। कॉन्ग्लोमरेट से भी क्वार्टजाइट बनता है। बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट व हीरा बनता है। स्लेट से आपका फाइलाइट बनता है और फाइलाइट से आपका सिस्ट बनता है। ठीक है, और अभी जो आपके पूछे गए थे उनको भी देख लीजिए। ग्रेबो से सर्पेंटाइन बनता है, अब्रक से सिस्ट बनता है, सेल से स्लेट बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। और ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।